single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे यार, पिछली वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कंसेप्ट और नेचर पढ़ा एनवायरनमेंट का, फिर हमने पढ़ा माइक्रो मेसो एनवायरनमेंट के बारे में, माइकल पोर्टर अंकल की कुछ बातें। और अब माइक्रो मेसो के बाद तीसरा टॉपिक आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि मैनेजर्स क्या इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। पहली वीडियोस नहीं देखी थी तो देख लेना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है कि ये ना एक जनरल या फिर रिमोट फैक्टर्स हैं जो जिनमें ऐसा पोटेंशियल है कि वो बिजनेस फर्म्स की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब देखो क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता एक स्पेसिफिक बिजनेस पर। इसमें क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये सब जो होते हैं ना, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता फर्म, इन पे कंट्रोल नहीं होता फर्म का। दूसरे शब्दों में ये बिजनेस फर्म के कंट्रोल की बाहर की चीज़ें होती हैं। और जो मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, इनमें पोटेंशियल है कि ये जो है ना क्या करेंगे कि जो मेसो होता है आपका मेसो एनवायरनमेंट, ये उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। और मेसो इम्पैक्ट किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? आपके डायरेक्ट बिजनेस फर्म को। अब अगर आप भूल गए हो कि यार मेसो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली एक बिजनेस पे जो क्या करते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स वगैरह। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट एक्शन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, या फिर रिमोट एनवायरनमेंट। अब कुछ केसेस में जो मैक्रो है ना, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी कर सकता है एक पर्टिकुलर फर्म पे। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हाईटेक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकता है। एग्जांपल देके दिखाऊं? देखो, अब जैसे कोई इंपोर्ट करने वाली कंपनी है, अगर गवर्नमेंट कोई भी इंपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस करती है तो डायरेक्टली उस कंपनी पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैक्रो फोर्सेस होते हैं वो एक बिजनेस को कितने एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस करेंगे, डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, नेचर क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, अब इसमें जो है ना बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब देखो, ये जो है ना, ये आपने पिछले साल पढ़े होंगे 12th में। इसमें बस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपके लिए नया है, बाकी तो आपने पढ़े हुए ही हैं। अब देखो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो इसमें ना एक दो पॉइंट्स और होते हैं इन 6 के अलावा। वो होते हैं इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, जो इस बुक में कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है, मतलब सिलेबस में नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब सामने आप डायग्राम भी देख सकते हो, जो 6 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे वो क्या क्या है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इकोनॉमी का नेचर। अब जैसे इकोनॉमी कैसी हो सकती है, कैपिटलिस्ट हो सकती है, सोशलिस्ट हो सकती है और मिक्स्ड हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके मटीरियल, लेबर, कैपिटल वगैरह की मार्केट्स कैसी हैं, बिजनेस फर्म्स कैसी हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हो गए आपके बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज वगैरह वगैरह, और लोगों की इनकम का लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे होता है वो गवर्नमेंट से, कि उसकी फिजिकल पॉलिसीज़ होंगी, इकोनॉमिक कंट्रोल होंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, उससे काफ़ी बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर गवर्नमेंट जो है रेफ्रिजरेटर्स की एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो ऐसे बिजनेस फर्म्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं रेफ्रिजरेटर, उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, उनको फाइनेंस के लिए उनके कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दे, कंसेशनल रेट्स दें, तो इन लोगों को बूस्ट मिलेगा। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है एक फर्म का, उसमें ऐसी सारी मार्केट्स होती हैं जिसमें वो बेचते हैं, ख़रीदते हैं, फंड्स रेज करते हैं, जहाँ से उनको लेबर मिलती है। अब जो बिज़नेस है वो इन्फ्लुएंस होता है इन जो मार्केट की अलग अलग टाइप की आपकी मार्केट्स है ना, उनकी कंडीशन से बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है। एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, जो कैपिटल मार्केट होती है आपकी, अगर उसमें अनसर्टेनिटी है तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू ना करो पब्लिक को, क्योंकि उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, यानी जितने आपने करे उतने सब्सक्राइब ना हो, कम हो। ये कंसेप्ट तो आपको आता होगा ना। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ के हिसाब से, जो आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वगैरह का रोल है उसके हिसाब से। दूसरा कि जो गवर्नमेंट का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में पूरा एक प्लान्ड आउटले होना चाहिए उनका,
क्या कैसे कैसे सब कुछ रहेगा। फिर आपका इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल की जो प्रोडक्शन के ट्रेंड्स हैं वो। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका सर्विस सेक्टर के ट्रेंड्स। फिफ्थ हो गया आपका पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन। ठीक है, फिर आपका जो जीडीपी है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम। फिर आपका रेट्स ऑफ जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है, कैपिटल मार्केट में क्या ट्रेंड्स है, मनी मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, वॉल्यूम क्या है उनका, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, अब देखो जो जुलाई 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन वगैरह लाए थे वो लोग, तो इसमें क्या था कि इंडस्ट्री लिबरेट हुई थी, तो काफ़ी इसमें चेंजेस हुए थे। पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ था, फॉरेन कंपनियां भी आई थी, तो इस पॉलिसी की वजह से लिबरलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का, और इंडियन बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। अब बात करते हैं सेकंड, वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आते हैं यार, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़, गवर्नमेंट के टाइप क्या क्या होता है, सिंगल पार्टी हो गए, मल्टी पार्टी कोलिशन हो गए, फिर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई किसकी तरफ, बिजनेस, गवर्नमेंट मतलब बिजनेस की तरफ उनकी जो पॉलिसीज़ है वो हो गई आपकी। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग हो गई, एमएनसीज़ वगैरह, ये सब जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। मतलब एमएनसी नहीं आती है, उनकी जो पॉलिसी है एमएनसी के लिए वो। ठीक है, अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को, उनकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज़ों को। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, एक एमएनसी कैंपा कोला कंपनी, वो इंडिया में डिसकंटिन्यू करते गया था उसको लेट 1970s में, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ग्रोथ को कम करेंगे। 1989 में गवर्नमेंट ने एक और मल्टीनेशनल कंपनी जो है पेप्सी को, उसको अलाउ किया था कि वो इंडिया में आए, काम बढ़ाए। हालांकि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें एमएनसीज़ को और जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह सब है उनको इंडिया में आने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता मिल गया था, है ना। उसके बाद अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, वो क्या क्या हैं। पहला, जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है कंट्री में वो। दूसरा हो गया जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे गवर्नमेंट हो गई और उसकी जितनी भी एलीड एजेंसीज होती हैं। थर्ड हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रूलिंग पार्टी जो है उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। और फोर्थ हो गया पॉलिटिकल लीडरशिप का नेचर और पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब जो लीगल एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो कैसे डिटरमाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, इकोनॉमिक लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो होती है अलग अलग लॉज में, कोर्ट डिसीजंस, ये सारा लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आता है। ये जो है गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करें, अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज़ की। जो बिजनेस एंटरप्राइज है उनको बोला जाता है भैया जो लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसके फ्रेमवर्क के अंदर तुम्हें काम करना है, उसके अंदर अंदर। अब जो रिलेशनशिप है इंडस्ट्री और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का, वो 2 वे प्रोसेस होता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ले डाउन करती है, प्रोसीजर्स, रूल्स वगैरह करती है, उसके हिसाब से बिजनेस वगैरह को, इंडस्ट्री को फंक्शन करना होता है। जो एसोसिएशन है बिजनेस की और जो आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर आपका CII से ये होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो है ये भी ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें लॉबिंग के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, या फिर जो अपने ओपिनियंस हैं प्रेस एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, उनके थ्रू, ताकि जो गवर्नमेंट है वो फेवरेबल पॉलिसी बनाए ताकि बिजनेस और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। अब लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 7 पॉइंट्स यहाँ पे। सबसे पहला कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उसमें क्या क्या आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, या लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन हो गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका कहता है कि जो कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसमें इन सब के रिगार्डिंग, लाइसेंसिंग, मोनोपोलीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं किसके रिगार्डिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं किसके रिगार्डिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, सिक इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किसके रिगार्डिंग, जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसके प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 6th पॉइंट है आपका जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है बिजनेस में कितना होना चाहिए, उसका एक्सटेंट कितना होगा और नेचर कैसा होगा। और 7th एंड लास्ट पॉइंट है कि जो कोर्ट के डिसीजंस हैं कि कस्टमर्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब। ठीक है, 20 जून 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने FDI को ईज़ किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जैसे आपके रिटेल, एविएशन, डिफेंस, फार्मा, फूड वगैरह इन सब इंडस्ट्री में।
तो एफडीआई का काफ़ी बढ़ गया था इंडिया में, तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, तो काफ़ी बिजनेस थे जैसे वॉलमार्ट, टेस्को, एप्पल, स्पाइस जेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एम भारत फोर्ज वगैरह वगैरह वगैरह, इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या होते हैं यार, सोशल फैक्टर्स होते हैं, या जैसे लोगों के क्या एटीट्यूड्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, एजुकेशन सिस्टम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और बाकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो सोशोलॉजी फैक्टर्स हैं, या जैसे कास्ट हो गए, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो गया, जो साइंटिफिक मेथड्स के तरफ उनका व्यू है, ठीक है, सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट है, इन सब का ना काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस पे। अगर मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका नेचर या फिर उनकी डिमांड या उनका नेचर कैसे डिपेंड करेगा कि लोगों को क्या एटीट्यूड चल रहे हैं, क्या कस्टम चल रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ वगैरह क्या है। इनकम के साइड में अगर देखा जाए तो भैया इनकम के साथ साथ क्या होता है ना कि लोगों के एटीट्यूड भी चेंज होते हैं फूड और क्लोथिंग के रिगार्डिंग। मतलब क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वुमेन को फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इससे क्या होता है लोगों के खाने पीने के तरीके बदलते हैं, कपड़े पहनने के स्टाइल बदलते हैं कि भैया हम ये नहीं पहनेंगे, अब ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना साथ ही साथ चेंज होती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिलता है। ठीक है, अब जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो ये कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से बिजनेस को जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है तो जो आपके कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन करेंगे, उसमें उसको डिसिप्लिन लाने में मदद करेंगे। हम मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट है जो एडल्टरेशन कर रही है, होर्डिंग कर रही है या ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, तो कंज्यूमर फोरम और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इतने सालों में अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आई हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ जो इंडस्ट्रीज़ करती हैं। ठीक है, उन्होंने कोर्ट तक भी गए हैं ताकि जो ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जा सके। जो दिल्ली है उसमें जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एफ़ कैटेगरी में आती हैं उनको क्लोज़ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। अब जो डीजल बसेस वगैरह हैं उनको भी धीरे धीरे दिल्ली में ख़त्म कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। अब जो ऑर्डर्स हैं वो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेस पे चलते हैं, जो अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फाइल करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके, आइए डिस्कस कर लेते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जैसे यार बर्थ या डेथ का रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितने हैं टोटल पॉपुलेशन में, फिर वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है टोटल पॉपुलेशन में से, कास्ट और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर जैसे आपको जॉइंट होती है या फिर न्यूक्लियस फैमिली होती है, अभी आपका हो गया कि इसमें क्या होता है। तो देखो सारी चीज़ें ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, आप खुद सोचोगे ना हर पॉइंट के बारे में तो आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई, रूरल से अर्बन में जा रहे हैं लोग, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, ठीक है, वर्कफोर्स में वुमेन का शेयर, कंजम्पशन हैबिट्स कैसी होती हैं अलग अलग टाइप के लोगों की, सेगमेंट की, ठीक है, लाइफस्टाइल्स हो गए आपके पॉपुलेशन के, फिर कस्टम, बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब किसी भी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज की क्या क्वालिटी है और जो प्लांट्स है, इक्विपमेंट है वो यूज़ हो रहे हैं, उन सब के टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती है। आज आपने कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदी तो कल कोई नई आ जाएगी। जो टेक्निकल इन्वायरमेंट है वो जो बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं मार्केट पे, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी होती हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग में ना अच्छे से इंगेज्ड रहना चाहिए भैया, एडवांसमेंट्स वो पूरी करें। तो इन सब से क्या होता है यार कि जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आती है ना एडवांस होती रहती हैं, तो इससे चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी तो हमने नई टेक्नोलॉजी खरीदी तब नई टेक्नोलॉजी आ गई, बार बार कौन खरीदेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, जो लास्ट है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। वो जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी होता है ऐसी फर्म्स के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी फर्म्स जो दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं। जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये सब, और उसके अलावा MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जो सेवरल मतलब मैं कह रहा था कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनके मेजर्स जो लेती हैं ये पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट, तो उनसे क्या होता है ना कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ट्रिमेंडस इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का इंडिया के बिजनेस पर। अब बहुत सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडरीज इंडिया में खोली हैं और इंडियन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन में आए हैं। इससे क्या होता है, इंडियन मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। अब जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उनसे कम्पीट करने में, जहाँ पे फॉरेन जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनसे। अब क्योंकि लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसी है, काफ़ी बिजनेस फर्म्स इंडिया में ऐसी हैं जो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स लाए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए हैं अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो लीडिंग बिजनेस हाउस हैं इंडिया के, जो लीड करते हैं इंडिया के बिज़नेस को, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स खोली हैं, सब्सिडरीज भी खोली हैं अब्रॉड में, और उन्होंने जॉइंट वेंचर्स चालू किए हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लोकल बिजनेस फर्म्स के साथ। तो इससे जो है ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं कि मैनेजर जो हैं उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस के हिसाब से। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो। सबसे पहला एंटिसिपेटिंग एंड अडेप्टिंग। अब कई बार क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, ठीक है, और अडेप्ट नहीं करते, एंटिसिपेट करते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से उनको अडेप्ट करते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फोरकास्टिंग से, मैनेजर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने में मदद कर सकते हैं, ताकि बाहर के जो डिमांड्स हैं, एनवायरनमेंट की जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से सब कुछ ठीक से चल सके। अब अगर पॉपुलर हिल स्टेशंस में होटल्स या रेस्टोरेंट्स खोले जाते हैं तो टूरिस्ट सीज़न में काफ़ी अच्छे से चलेंगे, फूड, लिक्वर और अलग अलग कस्टमर सर्विसेज की उनकी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाएगी, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट है स्मूथिंग और लेवलिंग। अब ये इसमें क्या होता है कि ये पूरे साल में सेल्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। जब लो डिमांड होती है तो बिज़नेस वाले क्या करते हैं, जो प्राइस वगैरह कम कर देते हैं ताकि कस्टमर्स खरीदें, और जो पीक पीरियड होता है तो पैसे ज़्यादा लेते हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो है भैया, गर्मियों में गीज़र सस्ता मिलता है और सर्दियों में AC सस्ते मिलते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। अब भैया मार्केट में ना भैया लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। जैसे पेप्सिको और कोला वगैरह है, उन्होंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट ऐसे किए हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं भड़काऊ, कि भैया इसको नहीं, इसको लो, हाँ, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने के लिए या कम से कम बचाने के लिए कि भाई कम तो ना हो। फोर्थ पॉइंट होता है ब्रांड बिल्डिंग। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बहुत पैसा लगाती हैं ब्रांड बिल्डिंग में, या जैसे LG, अब तो मोबाइल फ़ोन में नहीं रही लेकिन बाकी कंपनी में तो है, तो LG हो गया, सैमसंग है, Hyundai, इन्होंने बहुत पैसा लगाया है यार। अगर आप वर्ल्ड कप 2003 देखोगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें LG जो है सबसे आगे था भाई, कि हमें तो अपना पूरा दुनिया में अपना नाम करना है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब कई सारे कंपनीज़ हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सिको, मारुति, टाइटन, ITC, इन्होंने जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो रूरल एरियाज़, रूरल मार्केट जो हैं उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनका लो प्राइस्ड वेरिएंट लॉन्च करते हैं वहाँ पे। तो रूरल मार्केट जो है ना इंडिया की, वो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है उनमें। जो डिजिटल कह रहा हूँ, जो डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जैसे एमवे, टपरवेयर, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अपनी सेल्स जो है डायरेक्टली कस्टमर्स को करी है, काफ़ी अच्छा काम किया है। सिक्स्थ है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़र्स को कॉम्पिटिटिव एज दे सकती है। जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां उनके बहुत पैसा लगा देते हैं वो, भैया न्यू टेक्नोलॉजी ले सकें, उसको डेवलप कर सकें, एक्वायर कर सकें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इंडिया में ना, वो काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से। सेवन्थ पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन करना काफ़ी अच्छा रहता है ताकि मार्केट में उनकी पोजीशन बनी रहे। रिलायंस ने अपना काम डाइवर्सिफाई किया है टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, फाइनेंसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन वगैरह में। यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर के लिए जानी जाती थी कंपनी, उसने वाटर प्यूरीफायर, फूड प्रोसेसर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया है।
फिर 8th पॉइंट आता है आपका जॉइंट वेंचर। अब कई कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो जॉइंट वेंचर में आई हैं कि जो आपके फॉरेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गए उनके साथ, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सप्लाई करी जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो महिंद्रा और महिंद्रा है वो फोर्ड और SIEL के साथ जॉइंट वेंचर में आए थे और होंडा वगैरह के साथ, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव्ड मॉडल्स सप्लाई करे थे मार्केट में। 9th इसमें पॉइंट है लास्ट, मर्जर और एक्विजिशन। अब जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपीटिंग फर्म्स जो एक साथ मर्ज हो जाती है ताकि एक बड़ी यूनिट क्रिएट करी जा सके, एक फर्म क्रिएट करी जा सके, या फिर किसी और फर्म को एक्वायर कर लेते हैं ताकि उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सके। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने टाटा ऑयल मिल्स, जिसको टॉमको कहते हैं, उसको इसने टेक ओवर कर लिया ताकि जो इसके कंपटीशन है प्रॉक्टर और गैम्बल से उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, मतलब अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसने किसान और क्वालिटी वगैरह को भी ख़रीदा है। अब जैसे कोका कोला है उसने पार्ले ड्रिंक्स को भी ख़रीदा जो लिम्का थम्स अप बनाते हैं, ताकि वो पेप्सिको से लड़ सकें अच्छे से। तो भैया ये हो गई सारी पॉइंट्स, फिर भी 20-21 मिनट की वीडियो बन गई। अब इसको ख़त्म कर देते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होते हैं LPG वगैरह हो गए आपके वो सब, और उसका बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।